हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल में। जैसा कि डिसाइडेड है कि आज हम लोगों की बिहार की जो प्राचीन बिहार को जो हम लोग देख रहे हैं, तो वो क्लास लगभग कंप्लीट होने वाली है। और कल हम लोग देखेंगे, कल हम लोग एमसीक्यूज देखेंगे, इन्हीं क्लासेस से रिलेटेड देखेंगे। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग क्या देखेंगे, आज हम लोग बिहार के कुछ क्षेत्रीय राजवंश जो हुए, क्षेत्रीय राजवंशों को हम लोग देखेंगे। वह राजवंश जो काफी प्रमुख हुए और हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट होगा, तो इसलिए हम लोग वही देखेंगे आज। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आज हम लोग स्टार्ट करेंगे और कुछ वंशों को देखेंगे। तो चलिए बिहार के प्रमुख वंशों को हम लोग देखेंगे। उसमें सबसे पहले आज हम लोग मिथिला के कर्नाट वंश को देखेंगे। पाल वंश के शासक का हम लोगों ने कल देखा था, रामपाल को माना गया था अंतिम शासक। तो पाल वंश के शासन काल में नान्य देव नाम के जो व्यक्ति थे, वो 1097 ईस्वी में मिथिला में कर्नाट वंश की स्थापना की। नेपाल का क्षेत्र भी इसी के अधीन आ रहा था। नान्य देव ने खुद को कैसी उपाधि, कौन सी उपाधि धारण की, तो कर्नाट कुल की उपाधि उन्होंने धारण की। नान्य देव के पुत्र जो हैं गंग देव हैं, वो एक योग्य प्रशासक भी थे, जिसकी राजधानी सिमरावगढ़ थी, जो अब के नेपाल के पूर्वोत्तर क्षेत्र में स्थित है। जब बख्तियार खिलजी का अभियान बिहार के क्षेत्र में हुआ, तब कर्नाट देव ने उसे नजराना देकर संतुष्ट किया। जैसे हम लोगों ने संधि आदि के बारे में भी चर्चा की थी, तो ऐसे में नजराना आदि देकर ही उनको संतुष्ट किया जा सकता था। उस समय नरसिंह देव तिरहुत और दरभंगा क्षेत्रों पर अधिकार करते थे। तिरहुत क्षेत्र जो है बिहार का जो पश्चिमी क्षेत्र है, वो बिहार का पश्चिमी क्षेत्र ही तिरहुत क्षेत्र है, जिसमें कौन कौन से स्थान आ जाते हैं, वैशाली है ना, वैशाली, शिवहर है ना, और सीतामढ़ी, मुजफ्फराबाद और पूर्वी एवं पश्चिमी चंपारण है ना। तो ये सारे क्षेत्र आ जाते हैं अभी के क्षेत्र समय में। तो ये जो एरिया है तिरहुत आदि, नरसिंह देव के शासन काल में इनके अंडर ही थी। राम सिंह के शासन काल में तुगन ने असफल सैनिक अभियान किया था, जिसकी चर्चा तिब्बती यात्री जो थे धर्म स्वामिन जो थे, उन्होंने ही इसकी चर्चा की है कि ग्यासुद्दीन तुगलक से पराजित होने के बाद हरि सिंह कहाँ चले गए, नेपाल चले गए। नेपाल में उन्होंने तलेजू नामक देवी की पूजा करना प्रारंभ किया, और इस पूजा की शुरुआत का श्रेय हरि सिंह को ही जाता है। हरि सिंह की जगह पर ग्यासुद्दीन तुगलक ने स्थानीय व्यक्ति अहमद को केंद्रीय प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया। हरि सिंह ने नेपाल में मैथिल समाज को नया स्वरूप प्रदान किया। हरि सिंह के बाद मती सिंह, शक्ति सिंह और श्याम सिंह शासक हुए। इनका शासन निचले मैदानी क्षेत्र से तिरहुत तराई क्षेत्र, पूर्णिया और चंपारण तक विस्तृत था। तिरहुत के मुख्य क्षेत्रों में कर्नाटकों के स्थान पर ओइनारा वंश का राज्य स्थापित हो गया। हरि सिंह के वंशज लगभग 1393 ईस्वी तक अपने अस्तित्व के लिए संघर्षरत रहे, लेकिन 14वीं सदी में क्या हुआ कि इस वंश का अंत पतन हो गया। उसके बाद 14वीं सदी में वैनवार वंश की स्थापना हुई, जो तिरहुत पर मुसलमानों के अधिकार के बाद एक नए राजवंश के रूप में वैनवार वंश का
स्थापना हुआ। वैनवार वंश के शासनकाल में अनेक प्रसिद्ध शासक हुए, जिनमें महाराजा शिव सिंह का नाम काफी उल्लेखनीय है। महाराजा शिव सिंह की छत्र छाया में मैथिल कवि विद्यापति ने अपने काव्य की रचना की। इन्होंने संस्कृत, मैथिली काफी और ये खासकर भगवान शिव के लिए काफी चीजें लिखते थे और काफी बड़े भक्त थे। एक कथा है, कहानी है इनसे जुड़ी हुई, पौराणिक कथा है कि ये शिव के काफी बड़े भक्त थे। तो ये जब शिव के भक्त थे और तो इनकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव जो है इनके पास आए और उन्होंने क्या कहा, वो एक अलग वेश धर के उन्होंने एक अलग वेश धारण किया और विद्यापति के यहाँ आए। तो विद्यापति के यहाँ आकर उन शिव ने कहा कि मुझे काम चाहिए। वो नौकर के लिए नौकरी करना चाहते थे, नौकर बनना चाहते थे। कहां पर? विद्यापति के पास। उन शिव ने अपना नाम क्या रखा? वेश बदलकर उन्होंने उगना रखा। ज्यादातर लोग इस कहानी को जानते होंगे, उन्होंने उगना नाम रखा अपना। तो एक बार क्या हुआ, ये जब इन्होंने कहा कि मैं रहूंगा आपके पास, नौकर रहूंगा, नौकरी करूंगा, तो विद्यापति की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी, तो उन्होंने मना कर दिया। तो उगना ने, जो शिव थे, उगना ने कहा कि मैं सिर्फ 2 वक्त मुझे खाना दे देना, 2 वक्त खाने पे ही मैं आपके पास नौकरी कर लूंगा। तो विद्यापति तैयार हो गए और उसके बाद ही विद्यापति तैयार होने के बाद जब जाने लगे, उन्होंने रख लिया उन्हें। तो एक बार जब वो जा रहे थे कहीं पर, तो विद्यापति को काफी प्यास लग गई। तो विद्यापति को प्यास लगने के बाद उन्होंने उगना से पानी मांगा, कहा कि पानी दो, कहीं से उपाय करो, पानी प्यास लगी है मुझे। तो उगना ने क्या किया, कहा कि ठीक है महाराज, मैं जाता हूँ, लेकर आता हूँ। तो कुछ दूर जाकर उगना अपने जटा को खोलकर, जटा से, जैसा कि शिव की जटा में ही गंगा वास करती हैं, तो जटा से ही वो एक लोटे में पानी लेकर आ गए विद्यापति के पास। तो विद्यापति ने क्या किया कि वो उन्होंने पिया। पीने के बाद उन्हें क्या लगा, गंगा जल का स्वाद उन्हें महसूस हुआ। तो उन्हें डाउट होने लगा विद्यापति को उगना पे। तो उन्होंने पूछा उगना से कि ये तो गंगा जल है, और अंततः वो विद्यापति जो है इनके पैरों पर, उगना के शिव के पैरों पर गिर गए। उसके बाद क्या हुआ, उगना ने कहा कि तुम तो मेरी सच्चाई जान गए हो, लेकिन मैं एक ही शर्त पर तुम्हारे साथ रहूंगा, यदि तुम इस सच्चाई को किसी को नहीं बताओगे। और जैसे तुम मुझे मुझे तुमने नौकरी दी है, तो मैं तुम्हारा नौकर हूं, मैं तुम्हारे लिए जैसे अभी काम करता हूं उसी तरह उस समय भी करता रहूंगा। तो इस तरह से यह मानकर विद्यापति और उगना चले गए। एक बार की क्या बात है कि विद्यापति की पत्नी जो है, उन्होंने क्या किया, विद्यापति की जो पत्नी है उन्होंने उगना को जलते हुए लकड़ी जो होता है ना, उस समय लकड़ी, और अभी भी गांव में ज्यादातर स्थानों पर लकड़ियां जलाई जाती हैं खाने आदि के लिए, खाना बनाने के लिए। तो जलते हुए लकड़ी से उगना को अभद्र भाषा का प्रयोग करते हुए मारा। तो जब विद्यापति ने सुना तो वो भागते हुए आए कि हे भगवान, तुम ये क्या कर रही हो, ये तो साक्षात हमारे आराध्य देव शिव हैं, तो इनको तुम मार रही हो। तो जैसा कि उन लोगों में डील हुई थी, तो उससे शिव चले जाते हैं। तो फिर विद्यापति काफी दुखी होते हैं, इधर उधर ढूंढते रहते हैं। तो फिर उनके दुख से भी प्रभावित होकर शिव आते हैं और उनको कहते हैं कि मैं तुम्हारे पास तो रहा, लेकिन अब उगना के रूप में तो नहीं रह सकता, लेकिन हाँ, एक उगना के रूप में, शिवलिंग के रूप में मैं तुम्हारे पास रहूंगा। और इसके बाद ही शिव ने शिव ने क्या किया, एक शिवलिंग के रूप में उन्होंने कहा कि मैं तुम्हारे पास रहूंगा। उसके बाद ही उगना महादेव या उगना शिव के मंदिर की स्थापना हुई। तो यही एक पौराणिक कथा है इन लोगों के बारे में। तो चलिए अब हम लोग फिर से क्लास पे आते हैं।
तुर्क अफगान साम्राज्य के पतन के काल में और भारत पर अधिकार जमाने हेतु मुगलों और अफगानों में युद्ध छिड़ गया। महेश ठाकुर द्वारा संस्थापित वंश को दरभंगा राजवंश के नाम से जाना गया। महेश ठाकुर जो थे उन्होंने दरभंगा राजवंश की स्थापना की। मुगल सम्राट अकबर ने महेश ठाकुर की विद्वता से प्रभावित होकर पुरस्कार स्वरूप उन्हें मिथिला का राज्य दे दिया। अकबर ने महेश ठाकुर को प्रभावित होकर मिथिला का राज्य दे दिया। उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। महेश ठाकुर के वंश के शासकों ने आधुनिक युग तक मिथिला की सामाजिक तथा सांस्कृतिक प्रगति का मार्गदर्शन किया। दरभंगा राजवंश में चंद्रेश्वर का काल 14वीं सदी में माना जाता है। चंदेश्वर जो थे 14वीं सदी के प्रारंभ में कृत्य रत्नाकर का संकलन उन्होंने किया। कृत्य रत्नाकर ग्रंथ के अनुसार 13वीं-14वीं सदी में मिथिला के लोग विष्णु, हरि तथा शिव के उपासक थे। ब्रह्मा विष्णु महेश का जो कॉन्सेप्ट हम लोग देखते हैं तो यहाँ पर उस समय इस तरह से ही लोग इनकी पूजा करते हैं। और हम लोग उस समय भी हम लोगों ने देखा कि गुप्तकालीन काल में ही भगवत की काफी उल्लेखनीय रूप से चर्चा हुई और उनका विकास हुआ, तो वो आगे चलकर यहाँ तक भी पहुंचा और अभी तक भी है। अगला राजवंश जो है चेरो राजवंश है। पाल वंश के पतन के पश्चात बिहार में जनजातीय राज्यों का उदय हुआ। जनजातीय राज्य का जो जनजातीय राज्यों का उदय हुआ उसमें से चेरो राजवंश जो है एक जनजातीय राजवंश था। चेरो राज ने शाहाबाद, सारण, चंपारण, मुजफ्फरपुर एवं पलामू जिले में शक्तिशाली राज्य की आधारशिला रखी और लगभग 300 वर्षों तक शासन उनका रहा। शाहाबाद जिले में चेरों के 4 राज्य थे, घुघुलिया, भोजपुर, चैनपुर और सासाराम। पहला राज्य जो घुघुलिया था वो घुघुलिया नामक चेरो सरदार के हाथों में था जिसका मुख्यालय बिहिया था। दूसरा राज्य भोजपुर था जिसका मुख्यालय डुमरांव से 1 मील दूर तिरवान में स्थित है। यहाँ का राजा सीताराम राय है। तीसरा राज्य का मुख्यालय वर्तमान में कैमूर जिला का चैनपुर था जहाँ का राजा सलाबाहिन था। चौथा राज्य सासाराम था जिसका मुख्यालय कहाँ देव मार्कंडेय था। यहाँ का राजा फूलचंद था। फूलचंद को ही जगदीशपुर में जो मेला होता है उसको शुरू करने का श्रेय दिया जाता है। पलामू के चेरो राजा में सबसे महान शासक मेदिनी राय था। मेदिनी राय का उल्लेख आप लोग झारखंड भी जब पढ़ोगे तो उसमें भी देखोगे तो वो काफी उल्लेखनीय नाम है और काफी शक्तिशाली, अच्छे, प्रभावी शासक बने जिसका राज्य क्या था दाऊद नगर एवं अरवल तक विस्तृत था। मेदिनी राय के पश्चात उसका पुत्र प्रताप राय राजा बना जिसके शासनकाल में 3 मुगल आक्रमण हुए और अंततः 1660 ईस्वी में चेरों को मुगल साम्राज्य में मिला लिया गया। भोजपुर के उज्जैन वंशीय शासक को अब हम लोग देखेंगे। धार यानी मालवा पर 1305 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी की सेना का अधिकार हो जाने के बाद भोजराज ने अपने पुत्र देवराज एवं अन्य राजपूत अनुयायियों को साथ में लेकर कीकट यानी शाहाबाद एवं पलामू क्षेत्र पर चेरो राजा मुकुंद के यहाँ शरण ली। इनका मूल निवास था कहाँ उज्जैन, अतः उज्जैनी राजपूत कहलाए जो भोजपुर के उज्जैन वंशीय थे। चेरो राजा ने इन उज्जैनी राजपूतों को गंगा घाटी का क्षेत्र राजगीर के रूप में दिया। मुस्लिम आक्रमण में चेरो राजा मुकुंद राय जो है वो मारे गए। उसके बाद उनका पुत्र जो है सहसबल राजा बना। सहसबल ने भोजराज को मार डाला। प्रत्युत्तर में देवराज ने सहसबल को 1324 ईस्वी में मारकर चेरो राज्य पर अधिकार कर लिया एवं भोजपुर नामक नगर की स्थापना की। देवराज ने संतन सिंह के नाम से भोजपुर पर राज किया। संतन सिंह की मृत्यु 1314 ईस्वी में हो गई। बाद में ओंकार देव के नेतृत्व में उज्जैनों ने पुनः 1457 ईस्वी में भोजपुर पर अधिकार कर लिया एवं बिहटा को अपना केंद्र बनाया। ओंकार देव के बाद दुर्लभ देव उज्जैनों का नेता बना जो बिहार के सूबेदार जमाल खां से पराजित होकर जंगलों में भाग गया तथा दावा जो है अपना केंद्र उन्होंने बनाया। सासाराम के अफगान जागीरदार हसन खां और उसके पुत्र शेर खां जो शेर शाह सूरी बने बाद में उज्जैनों के साथ अच्छे उनके संबंध थे।
राजा रामशाही ने उज्जैनों की राजधानी दावा से पुनः बेहटा स्थानांतरित कर दी। कालांतर में राजा नारायण मल के नेतृत्व में उज्जैनों का पुनरुत्थान हुआ तथा बक्सर उनका प्रमुख केंद्र हुआ। उज्जैनों और चेरों के बीच 1611 ईस्वी में एक बड़ा संघर्ष हुआ जिसमें दिल्ली की सेना की मदद से उज्जैनी विजय हुए। इसके पश्चात उज्जैन शासक बक्सर, डुमराव, जगदीशपुर के क्षेत्र में एक मजबूत शक्ति के रूप में उभरे तथा यह स्थिति ब्रिटिश काल तक बनी रही। नुहानी वंश को अब हम लोग देखेंगे। अगला जो वंश है नुहानी वंश है। सिकंदर लोदी ने लगभग 1504 ईस्वी में बंगाल में शासकों के साथ संधि करके मुंगेर के क्षेत्र को बिहार और बंगाल के बीच सीमा रेखा निर्धारित कर दिया। बिहार शरीफ अभिलेख के अनुसार सिकंदर लोदी ने 1495-96 ईस्वी में हुसैन शाह शकों को पराजित कर दिया और दरिया खान नुहानी को बिहार में नियुक्त किया, जो 1523 ईस्वी में अपनी मृत्यु तक बिहार का प्रभारी शासक रहा। दरिया खान नुहानी जो है उसके पश्चात उसका पुत्र बहार खान नुहानी बिहार का प्रशासक बना। पानीपत की प्रथम लड़ाई जो 1526 ईस्वी में हुई, बाद में बहार खान ने मुसलमान मोहम्मद शाह नुहानी नाम धारण कर बिहार में स्वतंत्र सत्ता की स्थापना की। सुल्तान मोहम्मद ने इब्राहिम लोदी की सेना को कनकपुरा युद्ध में पराजित किया। सुल्तान मोहम्मद की 1528 ईस्वी में मृत्यु हो गई तथा उसका अल्पवयस्क पुत्र जलालुद्दीन उर्फ जलाल खां शासक नियुक्त हुआ, जबकि फरीद खां उर्फ शेर खां जो है उसका संरक्षक नियुक्त हुआ। मुगल शासक हुमायूं ने 1532 ईस्वी में दौरा या दोहरिया के युद्ध में अफगानों को पराजित कर बिहार के कई क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया। नुहानी सरदारों द्वारा जलाल खां को साथ लेकर पलायन कर जाने के बाद शेर खां ने हजरते आला की उपाधि धारण की और अपना शासन प्रारंभ किया। शेर शाह जो हम लोगों ने पहले ही बात की कि बाद में आगे चलकर शेर खां शेरशाह सूरी के नाम से प्रसिद्ध हुए। इस समय बिहार में राजनीतिक अव्यवस्था के साथ साथ बौद्ध एवं गैर बौद्ध मतावलंबियों के बीच तनाव का माहौल व्याप्त था। इन्हीं परिस्थितियों के मध्य बिहार पर तुर्क आक्रमण हुआ और इसके साथ ही हम लोगों ने एंशिएंट बिहार जो हम लोगों ने स्टार्ट किया था वो कंप्लीट कर चुके हैं। कल हम लोग, जैसा कि मैं बहुत बार दोहरा चुका हूं, एमसीक्यू देखेंगे और कुछ दिनों में मैं आप लोगों को मेंस में, कल भी मैंने बताया था कि 39 से 66 बीपीएससी में किस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए वो चर्चा करूंगा। ठीक है, चर्चा हम लोग कर लेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद और आप लोग वीडियो को देखो तो लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करो। सब्सक्राइब करने से मैं देखता हूं कि ज्यादातर लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके आप लोग सपोर्ट जरूर करो, है ना। तब भी हम लोगों को मोटिवेशन मिलती है ना। तो हमारे लिए तो यही मोटिवेशन का काम करेंगी। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। ठीक है, चलिए तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अब हम लोग अगली क्लास में मिलते हैं। वैसे मैं एक चीज और बोल दूं कि आज हम लोग संडे था तो हम लोगों के स्टडी प्लान में संडे को क्लास नहीं था, लेकिन मैंने सोचा कि हम लोग समय का सदुपयोग करें, ये काफी इम्पोर्टेंट है आप लोगों के लिए। तो कुछ कदम और आगे बढ़ जाओगे, इसलिए मैंने आज भी क्लास ले ली। चलिए तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगली क्लास में।